हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिएगा। ठीक है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग री एग्ज़ाम का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। री एग्ज़ाम जो आपके हो रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर के हो रहे हैं, आपको पता ही है री एग्ज़ाम है आपके। तो अभी तक आपने पेपर 201 का सॉल्यूशन देख लिया था और 202 का भी आपने कल देख लिया था। तो आज हम पेपर 203 का सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ जो आंसर की है वो 95% आपको सही मिलेगी। 100% हम नहीं कह रहे, क्योंकि हो सकता है दो चार इसमें गलत निकल आए, हमें नहीं पता। ठीक है। क्योंकि ये तो सॉल्व कराए अच्छी फैकल्टी के द्वारा, लेकिन हो सकता है कुछ गलत निकल आए, क्योंकि जो इन्हें चेक करेंगे ना वो अपने हिसाब से कुछ और लगा सकते हैं। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि 95% गारंटी है कि बिल्कुल यहाँ सही हो गई, आंसरिंग सही होगी। इसलिए आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं इसके लिए, और आराम से अपने आंसरिंग मिला सकते हो। ठीक है। आपने जो आंसर दिए हैं उन्हें मिला सकते हो। यहाँ पर 95% आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आंसर सही मिलेंगे, इसमें करेक्ट मिलेंगे। ठीक है। तो ये पेपर 203 है, BD 203, बीएड सेकेंड ईयर का है, याद रखिए। बीएड सेकेंड ईयर हमने यहाँ सी सीरीज़ देख रहे हैं। ओके। और आपको पता ही है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है। समावेशी शिक्षा है। क्या ये समावेशी शिक्षा का सृजन? तो इस वाले पेपर को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है। तीसरा नंबर का ये पेपर है, 203 है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये सी है, ये सी है। जिसकी सी सीरीज हो वो निकाल लीजिए, जिसके नहीं हो वो भी अपना ABCD जो भी है वो निकाल लीजिए और क्वेश्चन चेक करते जाना। ठीक है। आपको पता ही है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे। हाँ। और आपको इसमें से 50 सही करने थे। ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन में से आपको 50 करने थे। अब 50 में से आपके जितने सही होंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, बहुत बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम पेपर 202 में एक प्रश्न कितने नंबर का होता है। तो अब एक बात आप ध्यान से सुनना जरा। देखो, दो पेपर होते हैं, 201 और 202। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कितने नंबर वाला पास होता है हम आपको बता रहे हैं। तो 201 और 202 इन दोनों की कहानी ऐसी है कि इसमें क्या है, इसमें टोटल प्रश्न आएंगे 100 आए होंगे आपके सामने ना, उनमें से करने हैं 50। ठीक है। उनमें से करने 50। अब ये 50 जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे 80 नंबर के हैं। 50 क्वेश्चन पूरे 80 नंबर के हैं। टोटल कितने थे? 100 में से आपको 50 करने थे। तो 50 क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो टोटल 80 नंबर हैं। यानी कि क्या है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? एक क्वेश्चन हो गया 1.6 नंबर का। कितने नंबर का? 1.6 नंबर का। कौन से पेपर में? पेपर 201 में और पेपर 202 में। यानी कि इन दोनों पेपर का जो एक क्वेश्चन होता है ना, वो उस एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो 1.6 होता है। ठीक है। ओके, ध्यान रखना। तो 1.6 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए? ऐसा करके आप देखिए, 16 पंजे 80, यानी कि 80 नंबर हो गए टोटल। यानी कि 50 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पास होने के लिए हमें पेपर 201 और 202 में कितने कितने नंबर आने चाहिए जिससे हम पास हो जाएं। ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि मैम 100 नंबर का है पूरा पेपर 201 और 202, तो फिर 80 नंबर आप क्यों दिखा रहे हो? 80 नंबर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ 1.6 नंबर का है, टोटल 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उसके 80 नंबर तो ये हो गए। प्लस 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं जो कॉलेज वाले आपको देते हैं। यदि आप कॉलेज की नज़र में अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो आपको 20 नंबर कॉलेज वाले इंटरनल असेसमेंट के देते हैं। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि पेपर 201 और 202 टोटल 80 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन कर देते हो तो आपको उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। ठीक है। तो 80, अब देखो 80 नंबर में से ही आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। 80 नंबर में से कितने मार्क्स आप ले आएँ कि आप पास हो जाएं पेपर 201 में और 202 में? तो ध्यान से सुनना कि कितने क्वेश्चन करने पर आप पास हो जाओगे और कितने नंबर लाने पर आप पास हो जाओगे। कुल मिलाकर यह है कि चाहे पेपर 201 हो, चाहे 202 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। ठीक है। आपको इन सभी पेपरों में ध्यान रखना है कि कम से कम आपके 20 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। कम से कम 20 क्वेश्चन यदि आपके सही होंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 201 और 202 में जो एक क्वेश्चन होता है वो 1.6 नंबर का होता है। ठीक है। तो और आपको
पास होने के लिए कम से कम आपके 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए थ्योरी में, यानी कि OMR में जो भरकर आओगे ना उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो ये कितने नंबर के हो गए? एक क्वेश्चन 1/6 नंबर, एक 1.6 नंबर का है, तो 20 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 16 दूनी 32। तो 32 नंबर आपके होने ही चाहिए किसमें? थ्योरी में। जो आप OMR भर के आ रहे हो ना उसमें आपके 32 नंबर आने ही चाहिए, यानी कि कम से कम 20 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। ठीक है? कितने? पेपर 201 और 202 में आपके 32 नंबर होने चाहिए, यानी कि कुल 20 क्वेश्चन आपके यदि सही हो गए तो आपको 32 नंबर मिल जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट के तो टीचर अपने आप दे देते हैं, तो फिर आप इसमें पास हो जाओगी। किसमें? 201 और 202 में। ठीक है, तो ये तो बात रही 201 और 202 की, क्योंकि इनका जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 100 में से 80 नंबर आपकी थ्योरी के मिलते हैं और प्लस 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। तो 80 नंबरों का खेला आपने जान लिया कि 80 नंबर किसके मिलते हैं? 50 क्वेश्चन के मिलते हैं और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। आपने जान लिया ना? तो अब आपको क्या करना है कि आपको पास होने के लिए कम से कम 20 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे पेपर 201 में और पेपर 202 में। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया 201 और 202 की बात। वहीं जब हम 203, 204 और 205 की बात करते हैं तो वहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 50 करने होते हैं। और 50 जो क्वेश्चन होते हैं ना वो टोटल कितने नंबर के? तो वो होते हैं 40 नंबर के। यानी कि 201, 202 में तो 80 नंबर के थे 50 क्वेश्चन, लेकिन 203, 204 और 205 में 202, 203, 204 और 205 में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो होते तो 50 हैं आपके, मतलब होते तो टोटल 100 हैं, लेकिन 50 आपको करने होते हैं। पर ये जो 50 क्वेश्चन है टोटल 40 नंबर के होते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे ना आप लोग? 40 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें कितना करें कि आप पास हो जाएं? तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर पेपर में आपको 20-20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चूँकि 203, 204 और 205 में 50 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? एक क्वेश्चन हो गया 0.8 नंबर का। कितना? 0.8 नंबर का। ठीक है, 0.8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 50 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? लगा कर देखो कितने नंबर के हुए? 8 पंजे 40, 40 नंबर के हो गए ना? समझ गए? वहाँ एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 1.6 नंबर का। और यहाँ पर जस्ट हाफ हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन वहाँ 1.6 नंबर का था, लेकिन यहाँ पर पेपर 203, 204, 205 में एक क्वेश्चन 0.8 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 20 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। 20 लगाओ, 2 अट्ठे 16, यानी कि 16 नंबर आपको यहाँ आने चाहिए। और जो 202 और 201 है उसमें आपके 32 नंबर होने चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि आपको 201 से लेकर 205 के सभी पेपरों में कम से कम 20-20 क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी आप पास हो पाओगे। ठीक है, 201 और 202 में आपको 32-32 नंबर लाने पड़ेंगे थ्योरी में, यानी कि OMR पर। और 203, 204, 205 में आपको 16-16 नंबर लाने होंगे थ्योरी में, यानी कि OMR पर। आई होप आप लोग बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, 203, 204, 205 में एक क्वेश्चन 1.8 नंबर का होता है और 202, 201 में एक क्वेश्चन 1.6 नंबर का होता है। ठीक है, अब ज़्यादा हम इसे लंबा नहीं खींच रहे क्योंकि बहुत देर से बता दिया हमने। बताया इसलिए है कि कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, बार बार ये पूछ रहे थे कितने नंबर का होता है, क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इस पेपर को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर करते जाइए, फटाफट से लगाते जाइए, बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, ये सी है, आप देख लिया आपने, B.Ed सेकेंड ईयर के लिए है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, यहाँ लगाते जाइए अपना पेपर निकाल कर। देखिए, वाणिवादित बच्चे वे हैं जो, ये देखो अब आ रहा है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में नजर आ रहा होगा ना, देख रहे हो? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, वाणिवादित बच्चे वे होते हैं जो हकलाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, बोलते बोलते अटक जाते हैं। देखो, वाणिवादित बच्चे हकलाते हैं। ठीक है, ए लगाओ, इसका आंसर ए लगा लिया होगा आपने। अब दूसरा देखिए, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? जिन बच्चों की आईसाइट वीक है, जिन बच्चों की जो अंधे हैं, कहते हैं ना, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए कौन सा नहीं है इनमें से?
ठीक है। तो अवेकस के द्वारा भी देखते हैं, ऑप्टोकॉन के द्वारा देखते हैं, लेजर छड़ी के द्वारा देखते हैं, लेकिन जो आवाज प्रवर्धक है इसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ओके। कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? तो आवाज प्रवर्धक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, आई होप आप देख पा रहे होंगे ना। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम दूसरा वाला प्रश्न देख रहे थे। इसका आंसर क्या है? इसमें लिखा कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है। नहीं है कहा है, ठीक है, लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नहीं है, नहीं पूछा कि यानी कि कौन जो देख नहीं पाते जो लोग, उनके लिए कौन सा इनमें से नहीं है। तो आप इसका आंसर डी लगाइए। ठीक है, आवाज प्रवर्तक, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं, उन्हें तो अवेकस, ऑप्टोकॉन और लेजर छड़ी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा देखिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम हैं, तो इसका आंसर डी लगाइए। ठीक है, आंसर लगाते जाइए। ठीक है, ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी लगाइए। ओके, लगाते जाइए आप लोग, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा पर हम चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? तो इसका आंसर सी लगा लीजिए। इसका आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। ठीक है, अब पांचवा देखिए, निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? आप पिछड़े बालकों का निर्धारण कैसे कर सकते हो? उनकी शैक्षिक लब्धि परीक्षण के द्वारा। यहाँ बुद्धि परीक्षण से मतलब नहीं होता है। ठीक है, पिछड़े बालकों को यदि हम देखें तो बुद्धि परीक्षण से मतलब नहीं होता, लेकिन शैक्षिक लब्धि परीक्षण जरूर आवश्यक है उसके लिए। ठीक है, यानी कि आपको उन्हें एकेडमिक अचीवमेंट देखना पड़ता है, यानी कि 20 का आंसर सही है। क्या होगा? 20 का आंसर होगा। पाँचवें का आंसर बी लगा लीजिए। ठीक है, पाँचवें का आंसर बी लगा लीजिए। आगे बढ़ें, चलिए देखते जाइए, पढ़ेंगे नहीं, आंसरिंग करेंगे केवल। ठीक है, छठवां देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लगाइए डी। ठीक है, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दमन करना कोई उद्देश्य है ही नहीं है, तो बेकार की चीज़ है। ठीक है, तो क्या लगाओ? डी लगाओ इसका आंसर। सातवां देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है। श्रव्य दृश्य का मतलब जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, तो वो कौन सा नहीं है? तो वो रेडियो नहीं है। रेडियो में केवल आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। ठीक है, रेडियो में क्या कर सकते हो? सुन सकते हो केवल। ठीक है, तो इसका डी लगाइए। आठवां देखिए, समावेशी शिक्षा के संस्थापक थे, तो समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? डिक्रोली। ठीक है, कौन थे? डिक्रोली, बी वाला इसका आंसर। ओके, लगा लीजिए। गुड, आगे बढ़े, चलिए। 9वां और 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की सहयोगात्मक सेवा नहीं है? समावेशी शिक्षा की सहयोगात्मक सेवा कौन सी नहीं है? तो भैया पुलिस विभाग सेवा नहीं है। ठीक है, 10वां देखिए, निम्न में कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? शिक्षक कभी भेदभाव नहीं करता, इसलिए शिक्षक का मुख्य कार्य ये नहीं है। ठीक है, डी लगाइए इसका। आगे बढ़े, चलिए। इंग्लिश वर्जन आपके पास होगा, इसलिए हम इंग्लिश नहीं दिखा रहे हैं इसमें, और इंग्लिश में दिखाएंगे तो बहुत छोटा सा हो जाता है ना। चलिए देखिए आप, लेकिन देखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, अब हम लोग 11वां प्रश्न देखेंगे। हमने 10 तक देख लिए हैं, 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सी कक्षागत विविधताएं होती हैं? तो कक्षा में कैसी कैसी विविधताएं होती हैं आपको पता ही होगा कि यहाँ मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, डी लगाइए इसका। कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नताओं से। ठीक है, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नताओं से। ठीक है, कोई तमिलनाडु का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई गुजरात का है, कोई अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, किसी की सांस्कृतिक सभ्यताएं अलग हैं, किसी का रहन सहन, किसी का खाना पीना अलग है, किसी का बोलना चालना अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से। ठीक, चलिए 13वां देखिए, कक्षागत विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक है। तो क्या कारक है कक्षागत विविधताओं के लिए? सभी कारक हैं ये। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, वंशानुगत। ओके, 14वां देखिए, कक्षागत विविधताएं होती हैं, देखो वैसे तो अनंत होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो कक्षा में विविधता होती हैं वो मापी जा सकती हैं। क्या होती हैं? मापी जा सकती हैं। ठीक है, आप देख लेना, इसका आंसर मापनी बताया है, तो आप इसे लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं। अच्छा, जैसा कि हम आपको हर बार बताते आए हैं कि 95% यहाँ पर एक्यूरेसी आपको मिलेगी। 100% हम कभी आपसे नहीं कहते, कभी गारंटी नहीं देते, क्योंकि एकदम सही कोई दे दे आंसरिंग, वो हमें विश्वास नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम आपको भी धोखे वाले विश्वास में नहीं रख पाते ना। तो कुल मिलाकर ये कि 95% या एक्यूरेसी मिलेगी ही मिलेगी, इतना आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए वो हम नहीं कहेंगे उसके बारे में, क्योंकि उसका आंसर यूनिवर्सिटी वाले क्या लगाते हैं या एजेंसी वाले क्या लगाते हैं वही जाने। ठीक है,
तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर 95% एक्यूरेसी मिलेगी, टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल भी। खुश रहो, मस्त रहो, यहाँ पर इनको करते जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 15वां देखिए, 15वां है इसका। अच्छा, इसका आंसर आपने सी लगा लिया होगा ना, सी लगा लेना, माप नहीं है, ठीक। 15वां देखिए, विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए। कैसे? इसका सी लगाइए, विविधताओं का सम्मान करके। आपको सबका सम्मान करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। 16वां देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षागत विविधताओं को स्वीकार किया गया है, ठीक है। क्या किया गया? स्वीकार किया गया है, इसका ए लगाइए, ठीक है। चलिए फटाफट से करते जाइए आंसर। 17वां देखिए, शिक्षक को कक्षागत विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? तो भैया संवेदनशील तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जानकार और जागरूक भी होना चाहिए, ठीक है, डी लगाइए इसका आंसर। 18वां देखिए, समावेशी कक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? तो भैया समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें हर तरह के बालक पढ़ते हैं, सामान्य हों, विशिष्ट हों, कैसे भी हों, सब पढ़ते हैं, ठीक है। उसका नाम ही समावेशी है, उसमें सबका आवेश है, सब उसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। चलिए 18वां हो गया। 19वां देखिए, 18वें का सी लगाना, विशिष्ट एवं सामान्य दोनों तरह के बालक। 19वां देखिए, निम्न में से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते? तो जो सामान्य बच्चे होते हैं वो विशिष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसका लगाइए सी आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? देखो वैसे समावेशी शिक्षा जो दी जाती है ना, वो हल्की दिव्यांगता वाले बच्चों को दी जाती है। किसको? हल्की दिव्यांगता वाले बच्चों को। लेकिन जब कोई बहुत गंभीर दिव्यांगता वाला बालक है तो भैया पहले उसे विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, और जब वो उस बालक की दिव्यांगता थोड़ी कम हो जाएगी ना, उसके बाद ही उसे समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी विद्यालय में भेजा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्की दिव्यांगता ज़्यादा सटीक आंसर है, क्योंकि गंभीर दिव्यांगता वाले में एक केस लगा दिया है कि पहले इन्हें विशिष्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही समावेशी शिक्षा के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसका आंसर आपको ए लगाना है। क्या लगाना है? ए लगाना, हल्की दिव्यांगता को, ठीक है। 21वां देखिए, कक्षागत विविधता को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कैसे आप नियंत्रित करोगे कक्षागत विविधताओं को? आप कैसे नियंत्रित करोगे? इसका डी लगाइए, ठीक है, डी लगाइए इसका आंसर। करेक्ट तो सी भी है, लेकिन और भी सही है कुछ नियम, कुछ नियमों की स्थापना भी की जाती है, और बहुत अच्छा कोई काम करता है उसके लिए थोड़ा पुरस्कार भी दे दिया जाता है, बच्चे खुश भी हो जाते हैं। से कभी कभी आंशिक पुरस्कार देना ठीक भी रहता है, ठीक है। तो इसका डी लगाइए आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, गुड। 21 हो गए, अब चलते हैं हम 22वें प्रश्न की ओर। समावेशित कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु क्या आवश्यक नहीं है? 22वां देखिए, समावेशित कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु क्या आवश्यक नहीं है? तो आप ये देखिए, समावेशी कक्षा में भैया आप शारीरिक मानसिक दंड देने से बचना, ठीक है। क्या करोगे? इसका आंसर सी लगाइए, इसका आंसर सी लगाइए, ठीक है। 23वां देखिए, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो भैया विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था केवल विशिष्ट बालकों के लिए की जाती है, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों यानी कि विशेष बालकों के लिए ही की जाती है। तो 23वें का आंसर आप लगाओगे ए, ठीक है। 24वां देखिए, समावेशी शिक्षा के आयाम हैं। तो समावेशी शिक्षा के आयाम क्या हैं? पहुंच, स्वीकृति और प्रतिभागिता, तीनों ही हैं। आप इसका डी लगाइए, ठीक है। अब देखिए 25वां देखिए, भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय है भैया सभी वंचित वर्गों को, सभी बाधितों को, सभी के लिए, चाहे पूर्व बाल्यावस्था हो, चाहे देख रेख हो, चाहे शिक्षा हो, सभी के लिए यहाँ पर शिक्षा है, ठीक है। तो ये इसका डी लगा लीजिए। 25वां का क्या है आंसर? डी लगाइए इसका, ठीक है, डी लगाइए, गुड, यानी कि ये सभी। आगे 26वां देखिए, किस दस्तावेज में कहा गया कि समान भागीदार के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना तथा साहस एवं विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के लिए योग्य बनाने से है? तो भैया ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना 1986, वो है, उसके अंतर्गत कहा गया है ये, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये वाला आंसर इसका सही होगा। आपने ये लगा लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 26 आपके हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आंसर सही मिलेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अब देखिए, लेखन संबंधी अभिक्षमता, आपको पता है लेखन से संबंधित होते वो होती है डिस्ग्राफिया। लिखना यानी कि ग्राफ बनाना, ग्राफ यानी कि डिस्ग्राफिया, ठीक है। इसका हो गया डी, डिस्ग्राफिया। अब 28वां देखिए, अक्षमों की शिक्षा में बाधाएं हैं। तो भैया जो अक्षम होते हैं उनकी शिक्षा में ये बाधाएं होती हैं। कोई तो देखो, जब बच्चे पढ़ नहीं पाते या बोल नहीं पाते, कोई किसी का नाम हकला रख देता है, अरे तू ये तो हकला है, बोल नहीं पा रहा। कोई देख नहीं पाता, अरे अंधे सही से देख तो लिया कर, ऐसे मतलब उपनाम रख दिए जाते हैं उनके, हैं ऐसे उपनाम रख दिए, ये परेशानी देते हैं। संसाधनों की कमी भी हो जाती है, यानी कि इसका डी आंसर होगा। तो डी लगाइए इसका आंसर, ठीक है।
चलिए 29वां देखते हैं, दिव्यांग बालकों के कौन कौन से विद्यालय होते हैं। तो विशिष्ट विद्यालय, समावेशी, एकीकृत, ये सभी विद्यालय होते हैं दिव्यांगों के लिए। ठीक है, लगा लीजिए आंसर। गुड, हो गया। हाँ, 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां देखिए, विशिष्ट विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है। तो विशिष्ट विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य कोई अपने लिए कुछ लाभ गेन करना नहीं है, पर्सनल गेनिंग नहीं है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। ओके, इसका डी लगा लीजिए आंसर। 30 हो गए। अब 31वां देखिए, इसका आंसर आपने लगा लिया होगा 30 का डी। ओके, अब 31वां देखिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कक्षागत विविधता को स्वीकार एवं सम्मान किया जाना चाहिए। ये सही है। कक्षा अक्षम व सामान्य बालकों एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपके सभी सही हैं इसका आंसर। ठीक है, तो डी लगा लीजिए, 31 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां देखिए, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है। तो विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में ये पूछ रहे क्या शामिल नहीं है, तो इसका ये लिखिए, सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश। विशिष्ट शिक्षा में केवल विशिष्ट बालक ही प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश ये शामिल नहीं है। ठीक है, ए आंसर लगाना इसका। 33वां देखिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग, यानी कि जो आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, जो अंधे हैं बच्चे, दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या नहीं है, यानी कि अंधे बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बाकी सारी चीज़ तो सही है, लेकिन जो वीडियो टेप है ना, अब बच्चे वीडियो टेप तो देख नहीं पाएंगे, वीडियो तो देख नहीं पाएंगे, तो उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ दृष्टि दिव्यांग कहा है। ओके, चलिए 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका डी लगाना। ठीक है, 34वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 34वां है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधितों हेतु शैक्षिक सुविधाएं हैं। श्रवण बाधितों के लिए शैक्षिक सुविधाएं क्या हैं, तो इसका आंसर डी लगा लीजिए। ठीक है, डी लगाइए, यानी कि ये सभी हैं। 35वां देखिए, दृष्टि क्षमता को मापा जाता है। दृष्टि क्षमता को मापा जाता है, तो कैसे मापते हैं, स्नेल चार्ट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, स्नेल चार्ट। आपने देखा होगा, जो बच्चे अपने आई साइड चेक कराने गए होंगे, तो आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में कि डॉक्टर एक मशीन सी आंखों पे लगा देता है, मतलब आंख को मशीन की तरफ कर देता है, और सामने एक चार्ट लगा होता है, इस पर ABCD लिखी होती है, छोटा बड़ा लिखे होते हैं। तो वो डॉक्टर पूछता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या लिखा है, बताओ ये क्या लिखा है, तो वही होता है स्नेल चार्ट। ठीक है, वही होता है स्नेल चार्ट। तो दृष्टि क्षमता को मापा जाता है स्नेल चार्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां देखिए, PWD एक्ट 1995-96 के अंतर्गत दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में कितने प्रतिशत क्षतिग्रस्तता होनी चाहिए, यानी कि कितने प्रतिशत कम से कम दिव्यांग होना चाहिए, तभी वो दिव्यांग की श्रेणी में आएगा। PWD एक्ट कहता है कि व्यक्ति को कम से कम 40% दिव्यांग होना चाहिए, तभी वो दिव्यांग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, 40% होना ही चाहिए। तो ये कहता कौन, PWD एक्ट 1995-96। आपके 36 क्वेश्चन हो गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 37वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या है, 37वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है। इंग्लिश वाले भी देख लो भैया, गाली दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे इंग्लिश में बताती नहीं है ये। अब ऐसा है, पूरा पेज दिखाओ ना तो पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है। तो इसमें दिव्यांगता, अक्षमता, असमर्था सब हैं, लेकिन गंभीरता नहीं है, गंभीर बीमारी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, गंभीरता। इसका आंसर क्या लगाइए आप, सी लगाइए। ओके, 38वां देखिए, भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालक सम्मिलित किए गए, तो भैया ये सभी हैं, डी लगा लीजिए इसका आंसर। ओके, 39वां देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद में कहा गया है कि, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य बेरोजगारों, वृद्धों, रोगी व्यक्तियों व असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय तथा जन सहायता का प्रावधान करेंगे। किस में कहा, ये कहा अनुच्छेद 41 में, 41 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 41 में ये सारा प्रावधान है जो यहाँ लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। PWD एक्ट 1995-96 कल्याण के लिए है। किसके कल्याण के लिए, अभी आपने पीछे ही पढ़ा है ना, दिव्यांगजनों के लिए, तो क्या लगाओगे, दिव्यांगजनों के लिए, ए लगाओगे आंसर इसका। ठीक है, आगे देखिए 41वां प्रश्न क्या है, यहाँ ए है इसका आंसर। 41वां देखिए, विशिष्ट बालकों की कौन सी एक विशेषता असत्य है, यानी कि सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, इसका लगाइए सी। विशिष्ट वालों की आवश्यकता सामान्य होती है, भैया सामान्य नहीं होती हैं, यदि सामान्य होती तो वो बच्चे सामान्य कहलाते, विशिष्ट नहीं कहलाते।
ठीक है, इसका सी लगाइए आंसर। 41 का आंसर सी होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गया, भागा चला जा रहा है। 42वां प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं है? विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक विघटन की समस्या। ए लगाइए इसका आंसर। ठीक है, 43वां देखिए। बहुदिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? तो भैया बहुदिव्यांगता मतलब है एक और दो से ज़्यादा। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 या 2 से अधिक जो दिव्यांग होता है ना, जैसे किसी आंख भी खराब है, कोई बोल भी नहीं पा रहा है, उसका एक पैर भी खराब है, तो ये बहुत दिव्यांगता हो गई। ठीक है, तो इसका बी आंसर लगाइए। 44वां देखिए। विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते हैं? तो सामान्य बच्चे विशिष्ट बालकों में नहीं आते हैं। इसका आंसर सी लगाइए। ठीक है, 44 हो गए। 45वां हम लोग देखते हैं, 45-46 को। 45वां मानसिक मंदता तथा अधिगम अक्षमता, ये क्या है? ये दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ देती हैं। ठीक है, मानसिक मंदता, जब व्यक्ति का दिमाग कमजोर होगा तो वो कम सीखेगा, है, वो कम ही तो सीखेगा ना। तो मानसिक मंदता और ये अधिगम क्षमता दोनों परस्पर आश्रित होती हैं एक दूसरे पर। ठीक है, दोनों आश्रित होती हैं, दोनों एक नहीं कह सकते, लेकिन दोनों आश्रित तो होती हैं। 46वां देखिए। बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर डी लगाइए। ठीक है, इसका आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए एक बार। इसका आंसर भैया आप डी लगाएंगे, बिल्कुल ठीक आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए 46 का डी, ये सभी। 47 का देखिए। मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? भैया 47 का आंसर आप सी लगाएंगे, कालांशों की अवधि में कमी, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, 48 में देखिए। प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर कैसा होता है? भैया 140 से ऊपर होता है। ओके, इसका ए लगा लीजिए। कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक है? जो कम दृष्टिहीन है ना, उनके लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर डी लगाइए। ठीक है, ये सभी आंसर इसके सही हैं, तो ये आंसर आप लगाते जाइए। ठीक है, 49 का डी होगा आंसर। ये सब हम पढ़ के नहीं दिखा रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, डी लगाइए इसका आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं। श्रवण बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं, कैसी होती हैं? तो भैया श्रवण जो बाधित हैं, जो सुन नहीं पाते, उनके लिए आप क्या करोगे? उनके सामने खड़े होकर लिपसिंग करोगे ना, आप बोल के बताओगे, वो आपके होठों को देखता है जो सुन नहीं पाता वो, या आप चिन्ह दिखाओगे कोई तो भी वो समझ जाएगा, संकेत करोगे तो भी समझ जाएगा। तो ये सभी सही है उसमें। ठीक है, अब 51वां देखिए। 51वां देखिए। मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? नहीं है कहा है। तो भैया मानसिक मंद बालकों को आप कठोर अनुशासन दोगे तो क्या ये सही है? नहीं सही है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 51 का क्या होगा? सी होगा, सी लगा लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन देखिए। 52वां प्रश्न देखिए। 52वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? NCF 2005 क्या कहती है? बच्चों की विविधताओं को स्वीकार करना सिखाती है, ना कि अस्वीकार करना। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि यह नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए क्या करेंगे? इसका अस्वीकारना, यही गलत है इसमें। ठीक है, इसका आंसर ए लगाइए। 53वां देखिए। शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती? शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती? तो मानसिक मंदितों को। ठीक है, सी लगाइए। अब 54वां देखिए। शिक्षा का आधार है दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो भैया शिक्षा के ये सभी आधार हैं, इसका आंसर डी लगाइए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 55वां प्रश्न देखिए। शिक्षा की विषय वस्तु में क्या निहित है? तो शिक्षा की जो विषय वस्तु है ना, उसमें सारी चीज़ें ही निहित हैं, डी लगा लीजिए इसका। ओके, अब देखिए समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ था। 56 का होगा बी। ठीक है, 57 की ओर चलते हैं। 57 में देखिए। विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन है? तो विशिष्ट शिक्षा का जो जनक है ना, वो जीन मार्क इटार्ड कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? जीन मार्क इटार्ड कहलाते हैं। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, बी लगा लीजिए। ठीक है, जीन मार्क इटार्ड विशिष्ट शिक्षा के जनक हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं 58वां प्रश्न। इसमें है ब्रेल लिपि विकसित की। ब्रेल लिपि के तो आप जानते ही हैं सभी कि ब्रेल लिपि का विकासकर्ता कौन है? तो लुईस ब्रेल थे, जो छोटी सी उम्र में ही अंधे हो गए थे, दृष्टिहीन हो गए थे, तो उन्होंने इसलिए लुईस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, ठीक, विकसित की उसे। ठीक है, इसका बी लगा लीजिए।
59वां देखिए, श्रवण बाधितों के निर्धारण का आधार क्या है। श्रवण बाधितों जो कान से सुन नहीं पाते हैं उनके निर्धारण का आधार क्या है। तो डेसिबल अंक ही तो होता है कि कितना डेसिबल होना चाहिए जब वो श्रवण बाधित माने जाएंगे। ठीक है, इसका सी लगाइए। 60वां देखिए, समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं है। समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है, संगीत कार्यक्रम आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो सुनने थोड़ा ना बैठे कि आप क्या गा रहे हो। आप कुछ भी सुर उठा गाते रहो, आप कोई भजन कीर्तन का कुछ भी गाओ, उन्हें नहीं पता चल रहा है क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 61वां देखिए, 61वां क्या है, दृष्टि दिव्यांग ज्ञान अर्जन करते हैं। जो आँख से देख नहीं पाते वो कैसे समझ पाते हैं, उनको आप छू कर बताओगे, उनको आप सुना बोल कर बताओगे, उनको आप सूंघा कर कोई चीज़ सूंघने की दोगे तब वो समझ पाएंगे कि ये वो चीज़ है। ठीक है, तो इन सभी से इसका आंसर लगेगी डी। ओके, अब देखिए 62वां देखिए, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है। 62वां प्रश्न है, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है। देखो वैसे तो ये सभी निर्देशन के प्रकार हैं, लेकिन यहाँ शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक ये तो मुख्य हैं। सामूहिक में इसमें बहुत, इस सामूहिक निर्देशन का इसमें बहुत कम रोल है, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर ये पूछ रहे हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर, ए। आप इसका आंसर ए लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें, वेरी गुड, चलते हैं आगे। 17वां देखिए, मानसिक मंदित बालकों की निर्देशन सेवा क्या है। मानसिक मंदित बालकों की निर्देशन सेवा क्या है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये सभी लगाते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर, बहुत टाइम हो रहा है ना, लगाते जाइए। 64वां देखिए, निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है। निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए, निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है, ये नहीं है। ठीक है, आपने दोनों लगा लिए होंगे। अब 65वें की ओर चलें, चलिए 65वां देखिए, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है। तो इसमें लगाइए पहला, अक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार, ये वाला आंसर से। ठीक है, ओके, तो 65 का जो आंसर है ना वो आप लगाओगे फर्स्ट। ठीक है, ए लगाओगे इसका आंसर। ओके, 66वां देखिए, निम्न में से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है। तो मल्टीमीडिया का प्रकार सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ए लगाइए इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, लगाते जाइए। ठीक है, पेपर 203 चल रहा है, आपको पता ही होगा, और कल 204 का आंसरिंग होगी। ठीक है, ये 203 है, 204 को हम लोग कल देखेंगे, अभी ये 203 चल रहा है। ठीक है, 67वां देखिए, भारत में दृष्टि दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है। जो दृष्टि से दिव्यांग है ना उनका राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है। तो ये आंसर होगा इसका देहरादून। ठीक है, बी आंसर है इसका, लगाइए। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में हुई। ठीक है, इसका ए लगाइए। देखिए, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है। तो मानसिक मंदता जो होती है ना वो भैया वंशानुक्रम के द्वारा भी तो वातावरण द्वारा भी होती है। ठीक है, तो इसका सी लगा लीजिए, ए और बी दोनों सही है इसमें। ठीक है, अब 70वां प्रश्न हम देखते हैं। 70वां प्रश्न क्या है, मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है। मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है, तो कौन सी है, ये सभी हैं। ठीक है, इसका आंसर लगाइए डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ें। 71वां प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं। तो यहाँ जो प्रतिभाशाली के बच्चों की विशेषताएं जो लिखी हुई है ना, प्रतिभाशाली बच्चों की सभी विशेषता है ये। ठीक है, डी लगा लीजिए। तो इन सब के ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, इसलिए हम इनके आंसर आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इनका आंसर करते जाइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर सी है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अब 71 हो गए हैं, केवल आपके 29 प्रश्न बाकी हैं, उनको आप देख लीजिए बड़ी अच्छी तरह से। यहाँ पर ये ऊपर वाला जो प्रश्न है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो आप देखिए ज़रा। ठीक है, वैसे आपको क्लियर दिखेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको वीडियो यदि क्लियर नहीं दिखाई दे तो वीडियो के ऊपर जो 3 पॉइंट होते हैं ना उनको क्लिक करना। यहाँ हाई क्वालिटी वाला एक ऑप्शन आएगा, हाई क्वालिटी। ठीक है, हाई क्वालिटी को क्लिक करना। हाई क्वालिटी में आपको वीडियो नज़र आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमें दिखाई दे रही है ना वैसे आपको दिखाई देगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि है। अधिगम असमर्थी बालकों के लिए शिक्षण प्रविधि इसमें कौन सी है। तो भैया ये सभी लिखिए इसमें। ठीक है, डी आंसर इसका लगा लीजिए। ठीक है, 73वां प्रश्न देखिए, बहुत दिव्यांग बालक कौन सा नहीं है। बहुत दिव्यांग यानी बहुत दिव्यांग बालक कौन सा नहीं है। तो भैया सामान्य और सामान्य प्रतिभाशाली जो बालक है ना वो बहुत दिव्यांग बालक नहीं है। सी लगाइए इसका आंसर। ठीक है, 74वां देखिए, आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण। आपराधिक प्रवृत्तियाँ कैसे पनपती हैं व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर। तो भैया आनुवांशिक के कारण होते हैं और वातावरण भी होता है और मानसिक भी होता है। ठीक है, इसका डी होगा आंसर। ठीक है,
आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ये सभी। ओके, आगे देखिए 75वां क्वेश्चन देखिए, स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। स्कूल से भागने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो अपसारी चिंतन वाले नहीं होते। अपसारी चिंतन का मतलब वो होता है जो सृजनात्मक बालक होते हैं, रचनाएं करते हैं नई नई चीज़ों की, नई नई चीज़ों का बनाते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ों को निर्माण करते हैं। ठीक है, तो स्कूल से भागने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो तो शारीरिक अक्षमता वाले भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, और समाज विरोधी भी व्यवहार करने वाले हो सकते हैं। लेकिन जो अपसारी चिंतन वाले होते हैं ना, अपना ऐसा सबको मानने वाले होते हैं, यानी कि अच्छी चीज़ों का निर्माण करने वाले होते हैं, वो बच्चे इनकी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। 76वां प्रश्न आपको आई थिंक एकदम क्लियर नज़र आ रहा होगा ना, क्योंकि हमें भी नज़र आ रहा है। पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, तो पाठ्यक्रम किस किस से प्रभावित होता है ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर होगा डी, इन सभी से प्रभावित होता है। ठीक है, 77वां देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 29 के ख में है। ठीक है, 29 के सेकंड में बी में है। ठीक है, तो इसका लगा दिए आंसर ए। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? इसका आंसर लगाएंगे आप ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है। तो भैया इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर डी लगा लीजिए। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। डी बताए इसका आंसर। आगे देखिए, विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ये तीनों संस्थाएं विशिष्ट बालकों के लिए कार्य करती हैं, तो इसका ये सभी लगा लीजिए। ठीक है, मेनली ये क्रिस्टोफर ब्लाइंडर मिशन और अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था ये तो करती हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी करता है। ठीक है, तो इसका ये सभी लगा लीजिए। ठीक है, 80वां प्रश्न देखिए, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं। तो आपको पता है अपने भारत में कानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कानपुर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर बी लगाइए। ओके, चलिए 81वां देखिए, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय ट्रस्ट जो अधिनियम है ना 1999 किससे संबंधित है? ये इन तीनों ही चीज़ों से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी से लगाइए आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी से। 82वां देखिए, भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम कौन सा है? भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम, इसमें ये सभी हैं। ठीक है, यानी उपर्युक्त सभी, ये लगा लीजिए आप आंसर। आगे बढ़ें, चलिए अब आगे हम 83वें प्रश्न की ओर। अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IEDC योजना प्रारंभ हुई? IEDC योजना कब प्रारंभ हुई थी इसमें? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो आंसर होगा ए, यानी कि 1974 में आरंभ हुई। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1974, यानी कि ए। 84वां देखिए, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? तो आप सभी जानते हो 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। 2009 इसका आंसर है, यानी कि सी आंसर है इसका। ठीक है, अब 85वीं की ओर चलते जाइए ठीक है, और आंसरिंग करते जाइए। ओके, यहाँ आपको आंसर सही मिलेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और हर पेपर में आपको 20-20 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। ठीक है, 20-20 कम से कम सही होने चाहिए आपके। ओके, चलो अब देखते हैं 85वें प्रश्न की ओर। क्योंकि 85वां प्रश्न क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है, देखिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? तो ये क्या? दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ये नहीं है। ठीक है, क्या है? दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ये इसकी विशेषता भूमिका नहीं है। ठीक है, और बाकी तो सब हैं। तो 86वां देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत विविधताओं की उपेक्षा करना। अपेक्षा करना तो है, लेकिन उपेक्षा करना नहीं है। ठीक है, 86 का आंसर डी लगाइए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत है। तो समावेशी शिक्षा पर जो आधारित सिद्धांत है ना, वो है समता और समान अवसर का सिद्धांत। ठीक है, 87 का आंसर लगाओगे आप ए। क्या लगाओगे? 87 का आंसर लगाओगे ए, समता और समान अवसर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
देखो, आपको किसी भी आंसर में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कैसा भी आपको लग रहा है इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसे दोबारा देखा जाएगा। वैसे तो एक बार में इतना सही भेज दिया जाता है कि एक आधी क्वेश्चन को छोड़कर सभी सही होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको डाउट लग रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखा जा सके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88वां प्रश्न देखेंगे। 88वां प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार हैं। तो बच्चों के भैया ये सभी अधिकार हैं, ठीक है। मनोरंजन का भी अधिकार, विकास का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार भी है। ओके, 89वां प्रश्न देखिए। यदि एक बालक नज़दीकी से किताब में पढ़ता है, उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूर से श्यामपट्ट पर पढ़ने में परेशानी महसूस होती है। बोले तो ये कहना चाह रहा है कि जब कोई किताब पढ़ता है तो आराम से पढ़ लेता है, लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड को देखता है तो सही से पढ़ नहीं पाता, उसे बार बार उसके पास जाकर देखना पड़ता है। तो अब वो कौन सी बीमारी से ग्रस्त है? तो भैया देखो, जो चीज़ निकट से दिखाई दे रही है और दूर से दिखाई नहीं दे रही, जब दूर का नहीं दिखाई दे रहा, निकट का दिखाई दे रहा, तो ध्यान रखना कि निकट दृष्टि दोष है। मतलब जो शब्द आपको पकड़ में आ गया ना कि निकट की वाली चीज़ें सही दिखाई दे रही हैं इसे, तो इसे निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, ध्यान रखना। और दूर की वस्तुएं सही दिखाई दे रही हैं और पास के नहीं दिखाई दी तो उसे दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? बी, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 90वां प्रश्न है, एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो इसका आंसर लगाइए सी। क्या लगाओगे इसका आंसर? 90 का आंसर लगाएंगे सी, ठीक है। अब 91वां प्रश्न देखिए, शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो भैया इसका आंसर ये है, सर्वधर्म समभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए कि सब धर्म समान हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन में कोई सटीक नहीं बैठता है, इसका आंसर क्या लगाएंगे? अब सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपका पेपर पूरा सॉल्व होने के कगार पर है, पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। 92वां प्रश्न देखिए, स्कूल में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड संकेतात्मक नाम है। देखो, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का मतलब सिर्फ ब्लैकबोर्ड से नहीं है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का मतलब है कि किसी भी स्कूल में जिसमें बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बोले तो ब्लैकबोर्ड नहीं है, फर्नीचर नहीं है, डस्टर नहीं है, चौक नहीं है, तो इन सब चीज़ों को जो उपलब्ध कराया जा रहा है वो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे क्या? बी, प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। चलिए इसका बी लगाइएगा। और 93वां देखिए, सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है। तो भैया सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा का मतलब है समावेशी शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? भैया शिक्षक को छात्र को परामर्श देना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये उचित बात नहीं है, अच्छा नहीं है ना, आपकी इमेज खराब हो जाएगी ना, आप तो अच्छे बच्चे हो, परामर्श देना चाहिए, ठीक है। ओके, अब 95वां प्रश्न देखिए, एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं। एक बच्चा पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? तो ये भैया जितने भी कारण हैं सब सही है इसमें, ठीक है। शारीरिक, पर्यावरणीय कारण और मानसिक कारण तीनों ही सही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा और आंसरिंग आपको सही लग रही होगी। आंसरिंग सही है भी, ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक दो प्रश्नों में कहीं ऐसा हो जाए कि हाँ कुछ गलती हो जाए, एक दो प्रश्नों में, हम नहीं कहेंगे, इसलिए हम 95% एक्यूरेसी बोलते हैं यहाँ पर हमेशा। हम ये नहीं बोल रहे कि 100% एक्यूरेसी, हमने कभी किसी वीडियो में 100% एक्यूरेसी नहीं बताई है। ये नहीं कहा कि 100% करेक्ट आंसर मिले आपको, आंसर की आपको मिलेगी, क्योंकि भैया पूरी तरह से सही करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने कुछ सही किया या फिर फैकल्टी वालों ने कुछ सही किया और वहाँ पर जो आपकी OMR सीट चेक हुई वहाँ उन लोगों ने कुछ और ही सही कर दिया, तो कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम आपको 100% राइट आंसर की नहीं बताते हैं, कहीं ना कुछ कमी छोड़ देता है, 95% या 98%। इतना ज़रूर है 95% सही होगा ही होगा, तो आप डाउट न रखें अपने मन में, ठीक है, परेशान ना हो किसी भी तरह। आप यहाँ पूरा विश्वास रख सकते हो यहाँ के आंसर की पर, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए 96वां प्रश्न हम करते हैं। यहाँ क्या है इसका आंसर देखते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? तो भैया शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से, ठीक है। क्या है? शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसका आंसर लगाइए डी, ठीक है। चलिए, बुद्धि स्तर को कौन प्रभावित करता है? बुद्धि के स्तर को सब ये प्रभावित करते हैं, स्वास्थ्य, वातावरण और आनुवंशिकता, सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं बुद्धि के
स्तर को, ठीक है। 98वां प्रश्न देखिए, निर्देशन प्रक्रिया है तो भैया निर्देशन औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है और जीवन पर्यंत प्रक्रिया भी है, तो इसका आंसर डी होगा, यानी कि ये सभी। ओके। 99वां प्रश्न देखिए, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो अधिगम अक्षमता का जो प्रयोग किया था ना, देखो इंग्लिश वाले भी देख लो, सोच रहे होंगे पूरा हिंदी नहीं बोल रहे, जो लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रयोग किया था ना, वो किसने किया था सबसे पहले? तो भैया आप जो आंसर देख रहे हो ना, उसका आंसर यही है, सैमुअल क्रिक ने, ठीक है। इसका आंसर ए लगाइए आप, सैमुअल क्रिक लगाइए। ओके, 99 का आंसर क्या होगा? ए, सैमुअल क्रिक, ठीक है। अब 100वां देखिए, ये 100वां लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ आपका पेपर 203 बिल्कुल फिनिश हो रहा है, बस ये एक क्वेश्चन बचा है, इसको हम देख लेते हैं। वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो भैया वंचित वर्ग का कोई छात्र है, उसको शिक्षा प्रदान करनी है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? उनके बारे में अधिक से अधिक सूचना को इकट्ठा करना चाहिए और शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रतिभा करने तो प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर सी सही है। ओके, आई होप आपको पूरी वीडियो पूरे आंसर समझ आए होंगे। आंसर समझ आए हों तो लाइक तो बनता है, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो लाइक तो बनता ही है ना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने मन से, अपनी इच्छा से कर दिया कीजिए, क्योंकि आप अपने हो, समझ सकते हो, ठीक है। और हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपकी बात निश्चित सुनी जाएगी, ठीक है। ओके, और हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। और पेपर 204 जो है उसकी आंसरिंग कल होगी, ठीक है। उसके आंसरिंग कल होगी, टेंशन लीजिए मत, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। और कोई भी ज़रूरी बात और भी होती है इसके अलावा तो हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे वो बात, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है? उससे पहले आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, जिससे आपके पास वीडियो टाइमली पहुँच जाए करे, ठीक है। चलिए, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।